नमस्कार, नई उम्मीदें, नए सपने और एक और नई शुरुआत के साथ हम लेकर हाजिर हैं आपका अपना पसंदीदा शो नया सवेरा। मैं हूं आपके साथ कृतिका, जहां हम बात करेंगे बिहार की 5 सीटों पर आज होने वाले दिलचस्प मुकाबले की और साथ ही संसद के दोनों सदनों में क्या कुछ रहने वाला है खास, वो भी आपको बताएंगे। और इस दौरान अगले 1 घंटे मेरे साथ देंगी स्टूडियो में मेरी सहयोगी संध्या। सुप्रभात संध्या। सुप्रभात कृतिका, और हमारे सभी नया सवेरा के दर्शकों को भी सुप्रभात। और नया सवेरा में आज हम आपको और भी अपडेट देंगे, जैसे पश्चिम बंगाल में एक्शन में है चुनाव आयोग और इससे जुड़ी हुई तमाम जानकारी आपसे साझा करेंगे। इसके साथ साथ प्रेस रिपोर्ट्स के जरिए आपको बताएंगे कि आज के समाचार पत्रों में कौन कौन सी खबरें कुछ अलग अंदाज के साथ प्रकाशित है और आपके काम की भी है। नया सवेरा के जरिए ही आत्मनिर्भर होते भारत की झलक भी आपको देखने को मिलेगी और आर्थिक रफ्तार भी आपको दिखाएंगे। बिल्कुल, और इसके साथ ही एक दिन एक उत्सव में आपको देखने को मिलेगी एक खास सांस्कृतिक झलक। खेल जगत में क्या कुछ रहा है और कैसे रहेगी आपकी सेहत फिट, इन तमाम खबरों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं नया सवेरा की। और सबसे पहले एक नजर आज सुबह की सुर्खियों पर। राज्यसभा की 11 सीटों के लिए आज होगा मतदान। 26 सदस्य चुने गए निर्विरोध। बिहार की 5 सीटों पर मुकाबला दिलचस्प। लोकसभा में आज रेलवे तथा कृषि मंत्रालय से संबंधित अनुपूरक मांगों पर होगी चर्चा। राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विनियोग विधेयक पर विचार कर रखेंगी प्रस्ताव। एक्शन में चुनाव आयोग। पश्चिम बंगाल की मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती और गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीणा को पद से हटाया। दुष्यंत नारियाला और संघमित्रा घोष को मिला नया पदभार। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से ऊर्जा बाजार में संकट। कच्चा तेल $103 प्रति बैरल के पार। ट्रंप की चीन और नाटो से तेल टैंकरों की सुरक्षा के लिए अपने जहाज भेजने की अपील। और उत्तर भारत में मौसम ने ली करवट। शिमला में अचानक बारिश और हल्की ओलावृष्टि से पर्यटकों के खिले चेहरे। हिमाचल में आज मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट। तो चलिए नया सवेरा की करते हैं शुरुआत, और शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां चुनाव आयोग ने 2021 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के दौरान हिंसा प्रभावित क्षेत्रों के थानों के आईसी इंस्पेक्टर इंचार्ज की सूची राज्य पुलिस के डीजी पीयूष पांडे से इस वक्त मांगी है। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां हिंसा प्रभावित क्षेत्र जो हैं 2021 और 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान जहां पर हिंसा हुई थी, उन जगहों की ये सूची इस समय मांगी गई है। सबकी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। चुनाव आयोग की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया। हालांकि बीते कल की अगर हम बात करें तो बीते कल 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के लिए विधानसभा चुनावों के लिए तारीखों का भी ऐलान बीते कल चुनाव आयोग की तरफ से किया गया है। और उसके बाद में इसे बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है। हिंसा प्रभावित क्षेत्रों के थानों के इंस्पेक्टर इंचार्ज की सूची की मांग चुनाव आयोग की तरफ से की गई है। और चुनाव आयोग लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहा है, और जो साफ तौर पर दर्शा रहा है कि चुनाव आयोग की पूरी मंशा है कि जो चुनाव है वो शांतिप्रिय तरीके से संपन्न कराए जाएं। और इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर, जहां चुनाव आयोग बड़ा कदम उठाते हुए राज्य पुलिस के डीजी पीयूष पांडे से सूची मांगी गई है। तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होते ही निर्वाचन आयोग इस समय बेहद ही सख्त और एक्शन मोड में नजर आ रहा है। चुनाव आयोग ने तत्काल प्रभाव से कड़ा कदम उठाते हुए राज्य के वर्तमान मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती और गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीणा को उनके पदों से हटा दिया गया है। और इस बड़ी कार्रवाई के तहत आयोग ने दुष्यंत नारियाला को नया मुख्य सचिव और संघमित्रा घोष को नया गृह सचिव नियुक्त किया है। निर्वाचन आयोग ने अपने इस आदेश को तुरंत लागू करवाकर सोमवार दोपहर 3 बजे तक, यानी कि आज दोपहर 3 बजे तक अनुपालन रिपोर्ट भी तलब की है। आयोग ने यह भी साफ कर दिया है कि हटाए गए दोनों वरिष्ठ अधिकारी चुनाव समाप्त होने तक किसी भी चुनाव संबंधी जिम्मेदारी में शामिल नहीं होंगे। और इस सख्त एक्शन के बाद अब पुलिस आयुक्त और राज्य पुलिस के डीजी को भी हटाए जाने की प्रबल संभावनाएं
इस समय जताई जा रही हैं। तो पश्चिम बंगाल में इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये बड़ा एक्शन लिया गया और इसी पर ताजा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी सौरभ दत्ता इस वक्त जुड़ गए हैं कोलकाता से, सीधा उनका रुख करते हैं। सौरभ, बीते कल तारीखों का ऐलान और उसके बाद में ये बड़ा एक्शन इस वक्त चुनाव आयोग की तरफ से लिया गया है, क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास सौरभ? कृतिका देखिए, कल देर रात को सीएस नंदिनी चक्रवर्ती और गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीना, इन दोनों को हटाने की जो चुनाव आयोग की तरफ से जो निर्देश था वो जारी किया गया है। माना जा रहा है कि नंदिनी चक्रवर्ती और जगदीश प्रसाद मीना ये सीएम ममता बनर्जी की काफी क्लोज मानी जाती है और इसीलिए चुनाव आयोग जो निष्पक्ष चुनाव करने का वादा इस बंगाल की जनता से किया, जब फुल बेंच यहाँ पे आया था तब किए थे, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए ये कदम उठाया गया है। और सिर्फ सीएस या फिर होम सेक्रेटरी ही नहीं है, आज दोपहर तक या फिर आज शाम तक जो सीपी है, यहाँ के कोलकाता के जो सीपी है सुप्रतिम सरकार और डीजी पीयूष पांडे, उनको भी हटाया जा सकता है, ऐसा अटकलें सुनने को आ रहा है। और साथ ही साथ ये जो 2021 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था राज्य में और 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उसके बाद जब हिंसा की घटना घटी थी, वो सब इलाकों में कौन कौन आईसी थे उनका भी लिस्ट मांगा गया है डीजी पीयूष पांडे से। तो इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए ये बात तय है कि चुनाव आयोग जो हिंसा मुक्त, डर मुक्त, भय मुक्त चुनाव करने की जो बात यहाँ पे आके फुल बेंच यहाँ पे आके कही थी, उसी को अंजाम देने के लिए ये कदम उठाया गया है। बिल्कुल सौरभ, चुनाव आयोग की जिस तरह से ये कार्रवाई या फिर ये कहें कि जिस तरह से बड़े कदम चुनाव आयोग अब एक के बाद एक चरणबद्ध तरीके से उठाता हुआ नजर आ रहा है, तो एक बात तो चुनाव आयोग की मंशा साफ तौर पर नजर आ रही है कि कैसे चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो और वो ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जो संवेदनशील रह सकते हैं, और शायद यही वजह है कि इसलिए पुराने चुनाव में किस तरह का माहौल रहा है उसकी भी सूची मांगी गई है। जी संध्या, देखिए, पुराने चुनाव में जिस जिस जगह पे हिंसा की घटना घटी थी, उन सारे बूथों का एक लिस्ट बनाने को कहा गया है। पहले ही ये बात कहा गया है कि जितने भी सेंसिटिव केस है, जेके आप 2021 लास्ट जो 3 इलेक्शंस हुए थे, उन लास्ट 3 इलेक्शंस में 2019, 2021 और 2024, इन 3 इलेक्शंस में कहाँ हिंसा की घटना घटी थी और उसके बाद भी कहाँ ऐसी घटना घटी है एसआर के प्रोसेस के दौरान भी, वो सारी जो थाने इलाके हैं वो सारे इलाके चुनाव आयोग के रडार में है। और ये साफ तरीके से चुनाव आयोग जो लिस्ट जारी किए हैं वो इसलिए काफ़ी अहम है। और ये इसके साथ साथ इस बात को भी गौर करना पड़ेगा कि कल जब चुनाव का जो दिन है, जब घोषणा हुआ, उससे पहले ही राज्य की तरफ से 27 थाने की आईसी की तबादला कर दिया गया। ये क्यों अहम है? ये इसलिए अहम है कि राज्य को पता था कि चुनाव आयोग आज घोषणा करने वाला है और आज घोषणा करने के साथ साथ ही तबादला का जो लिस्ट है वो मांगी जा सकती है। तो उससे पहले ही अगर 27 आईसी को आप अपने हिसाब से अगर पोस्टिंग करते हो, अपने हिसाब से अगर कर देते हो, तो कहीं ना कहीं जाके वो चुनाव का कह सकते हैं कि हम इन 27 थाने के आईसी को पहले ही तबादला कर दिए गए हैं। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि उनके जगह जिनको लाया गया है, क्या उनकी जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो निष्पक्ष चुनाव करने का या फिर हिंसा मुक्त चुनाव करने के लिए काफी है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, क्या वो पहले भी वो उन सारे इलाकों के दायित्व में थे, जिस सारे इलाकों में ये चुनाव के बाद जो हिंसा की घटना घटी थी वो सब जगह पे वो आईसी थे। अगर थे तो फिर उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी चुनाव आयोग के रडार में आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए। और बढ़ते हैं आगे, जी बात कर लेते हैं अगली खबर की। कृतिका, बिल्कुल, तो असम, केरल और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया आज से शुरू होगी। उम्मीदवार आज से 23 मार्च तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि नामांकन ऑनलाइन भी भरे जा सकते हैं। हालांकि इसकी मुद्रित प्रति रिटर्निंग अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से ही जमा करनी होगी और नामांकन पत्रों की जांच 24 मार्च को होगी। नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 26 मार्च है। तीनों विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 9 अप्रैल को होगा और वहीं मतगणना की बात की जाए तो 4 मई, बहुत ही महत्वपूर्ण यह तारीख, जब मतगणना होगी और रिजल्ट सामने होंगे।
और इसी बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। ओडिशा के कटक से ये खबर है, जहां कटक के एससीबी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट के ट्रॉमा केयर आईसीयू में देर रात भीषण आग लग गई, जिसके बाद में 10 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। आपको बता दें कि ये दुर्घटना सुबह करीब 2:30 बजे हुई, जब बिल्डिंग के पहले फ्लोर पर अचानक से ये आग लग गई थी। हालांकि सूचना मिलते ही हॉस्पिटल की फायर ब्रिगेड तुरंत मौके पर पहुंची। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की खबर ये सामने आ रही है। आपको ये भी बताते चलें कि आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी गई और बाद में 3 फायर टेंडर को आग बुझाने के काम में लगाया गया। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने भी यहां पर दौरा किया है। मृतकों के परिजनों को 25 लाख रुपए की मदद देने की घोषणा की गई है। तो इस वक्त ये बड़ी और दुखद खबर सामने आ रही है, जहां ओडिशा के कटक के एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भीषण आग लग गई और इस हादसे में 10 लोगों की जान चली गई है। बिल्कुल, आपको बता दें कि हालांकि जैसे ही आग की जानकारी मिली, तुरंत फायर ब्रिगेड को वहां पर बुलाया गया और मरीजों को तुरंत आईसीयू से सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करने की भी कोशिश की गई। आईसीयू में भर्ती गंभीर रूप से बीमार मरीजों को हॉस्पिटल के न्यू मेडिसिन आईसीयू में भी शिफ्ट तुरंत किया गया है। इसी पर ताज़ा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी भरत इस वक्त जुड़ गए हैं। भरत, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है आपके पास में? ओडिशा का मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ऐसा वो परिस्थिति को ध्यान से लेकर जाएंगे। वो मृतक के लिए 25 लाख रुपया घोषणा कहते हैं, वो जुडिशियल सदन के लिए वो भी बताया था। अगला बार जो अग्निशम डीजी है, इसको भी निर्देश दिया था जो चेक करने के लिए अग्निशम का परिस्थिति कैसे है, तो चेक करने के डाटा देने को बताया था। और जो 13 लोग का जो गुरुतर है, इसको ट्रीटमेंट करने के लिए सरकार से सब मगना करने के लिए वो निर्देश दिया था। जी भरत, इसके साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि फिलहाल आईसीयू के जो और भी बाकी पेशेंट है, क्या उन्हें कहीं और अन्यत्र स्थान पर शिफ्ट किया गया है? क्या कुछ स्थिति इस वक्त है हॉस्पिटल में? अस्पताल में जो आईसीयू में 23 पेशेंट ट्रीटमेंट हुआ था और रात 3:30 बजे अचानक आग लग रहा है। वो इसको शिफ्ट करने के टाइम 10 लोग मर गया और 13 लोग का जो है इसको शिफ्ट करने के ट्रीटमेंट किया था, चला है अभी। और जो ट्रीटमेंट करने का टाइम जो मुख्यमंत्री बताया था, जो खर्चा होगा वो सब सरकार वहन करेगा। अच्छा ट्रीटमेंट करने दरकार पड़ने तो इसको शिफ्ट करने का भी होगा। बिल्कुल, इसके साथ ही भरत, ये भी जानकारी है कि ओडिशा के मुख्यमंत्री ने भी इस जहां पर ये दुर्घटना हुई है, जिस अस्पताल में ये हादसा हुआ, वहां का दौरा किया और साथ ही 25 लाख रुपए की मदद की भी घोषणा की गई है। भरत, आवाज मिल पा रही है? हाँ, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भरत, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं राज्यसभा की, जहां राज्यसभा के लिए 10 राज्यों की 37 सीटों के लिए आज चुनाव होना है, जिनमें से 28 सदस्य निर्विरोध चुने जा चुके हैं। और इसमें महाराष्ट्र की 7, तमिलनाडु की 6, पश्चिम बंगाल की 5 सीटें, असम की 3, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की 2-2 सीटें हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो 1 सीट पर निर्विरोध सदस्य चुन लिए गए हैं। वहीं 11 सीटों के लिए आज मतदान होना है। आज जिन राज्यों में मतदान होना है उनमें ओडिशा में राज्यसभा के लिए 4 सीटें, हरियाणा में 2 सीटें और बिहार में 5 सीटों के लिए मतदान होगा। तो राज्यसभा की सीटों पर आज ये मतदान होना है। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि आरजेडी को कहीं ना कहीं हार का डर इस वक्त सता रहा है, क्योंकि विधायकों को नजरबंद कर दिया गया है और पटना के निजी होटल में विधायकों को बुलाया गया। तेजस्वी यादव ने विधायकों के साथ रात में अहम बैठक भी की और 12 साल बाद बिहार में राज्यसभा चुनाव में अब इस बार वोटिंग देखने को मिलेगी। लेकिन आरजेडी को कहीं ना कहीं अपनी हार का डर इस समय सता रहा है, क्योंकि 5वीं सीट के लिए जो पेच है वो इस समय फंसा हुआ है। तो कांग्रेस की रिसोर्ट पॉलिटिक्स एक बार फिर सामने आती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है और यही वजह है कि वो अपने विधायकों को साथ लेकर के रिसोर्ट पॉलिटिक्स करने में जुटी हुई है। अपने विधायक बचाने में जुटी हुई है कांग्रेस और इसके लिए तमाम पैतरे, तमाम दांवपेच चले जा रहे हैं। ओडिशा की बात की जाए तो 6 विधायकों को बेंगलुरु भेजा जा चुका है। कैसे अपने विधायकों को अपने कब्जे में किया जाए और कैसे उनसे अपनी तरफ वोटिंग कराई जाए, क्योंकि क्रॉस वोटिंग का खतरा कांग्रेस को एक बार फिर सता रहा है। बिल्कुल, और ऐसे में हरियाणा कांग्रेस के 31 विधायक जहां पुलिस के कड़े पहरे में हैं इस वक्त ये 31 विधायक, और हाईकमान की ओर से एकजुट रहने का संदेश भी दिया जा चुका है। लेकिन कांग्रेस को फिलहाल डर जरूर सता रहा है क्रॉस वोटिंग का।
तो राज्यसभा संसद का उच्च सदन जिसके लिए आज वोटिंग होगी और इसके साथ साथ संसद के बजट सत्र की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इस दौरान आज दोनों सदनों में महत्वपूर्ण संसदीय कार्रवाई सूचीबद्ध की गई है। लोकसभा और राज्यसभा की बैठक प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी, जिसमें सांसद विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े हुए मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेंगे। और वही बात अगर लोकसभा की जाए तो लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद सदन के पटल पर आवश्यक दस्तावेज और रिपोर्ट रखी जाएंगी। इसके बाद रेलवे मंत्रालय तथा कृषि मंत्रालय से संबंधित अनुपूरक मांगों पर चर्चा कर उन्हें पारित कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। इन मांगों के माध्यम से सरकार संबंधित विभागों के लिए अतिरिक्त वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करती है। और इसके अलावा लोकसभा में नियम 377 के अंतर्गत भी सदस्यों को अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों और जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे उठाने का अवसर भी मिलेगा, यदि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ती है और संचालित होती है। और वहीं आज राज्यसभा में भी वित्तीय कार्य के तहत महत्वपूर्ण विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन में विनियोग विधेयक पर विचार का प्रस्ताव रखेंगी। कार्यसूची के अनुसार वित्त मंत्री ये प्रस्ताव रखेंगी कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत की संचित निधि से कुछ अतिरिक्त धनराशि के भुगतान और विनियोजन को अधिकृत करने के उद्देश्य से लोकसभा द्वारा पारित इस विधेयक पर राज्यसभा में विचार किया जाए। इसके साथ ही वो ये भी प्रस्ताव रखेंगी कि विधेयक को सदन से वापस किया जाए। ये विधेयक सरकार को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न सेवाओं और योजनाओं पर अतिरिक्त खर्च के लिए संचित निधि से राशि उपयोग करने की अनुमति प्रदान करता है। राज्यसभा की कार्रवाई में इसके अलावा प्रश्नकाल में मंत्रालयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं शून्यकाल की बात की जाए तो इस दौरान सांसद विभिन्न सार्वजनिक महत्व के मुद्दे भी उठाएंगे। तो सदन में आज कई अहम विधायी कार्य इस समय सूचीबद्ध है। जहां राज्यसभा की अगर बात करें तो वित्त मंत्री आज विनियोग विधेयक पर प्रस्ताव रखेंगी और संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण इस समय जारी है। विनियोग विधेयक पर सदन में विचार भी होना है। तो आज कई सारे कार्य जो है वो सूचीबद्ध है। फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए अतिरिक्त धनराशि के भुगतान और विनियोजन पर आज चर्चा भी होनी है। साथ ही संचित निधि से अतिरिक्त धन उपयोग की अनुमति से जुड़ा हुआ ये प्रावधान है। और इसके अलावा लोकसभा की बात की जाए तो प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्रवाई की शुरुआत होगी। वहीं राज्यसभा की बात की जाए तो 0 आवर के साथ सदन की कार्रवाई की शुरुआत 11 बजे से होगी। और इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि ये जो बजट सत्र है वो कई मायनों में बेहद ही खास है, क्योंकि कैसे देश को आर्थिक रूप से उन्नति और प्रगति मिल सकती है उसके लिहाज से अगर देखें तो ये सत्र बहुत ही मायने रखता है। और इसी पर ताजा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी अनुज यादव और साथ ही पटना से मधुरेश नारायण इस समय जुड़ गए हैं। और सबसे पहले मधुरेश, आपके पास में आना चाहेंगे। राज्यसभा के लिए आज वोटिंग होनी है और ऐसे में आरजेडी को अपने हार का डर कहीं ना कहीं सता रहा है और इसीलिए विधायकों को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज का जो राज्यसभा चुनाव है ये लगभग 12 सालों के बाद बिहार में स्थिति बनी है कि जब राज्यसभा के सीटों के लिए मतदान कराना पड़ रहा है। इससे पहले जो भी राज्यसभा की सीट बिहार के खाते से वैकेंट हुई थी तो उसमें निर्विरोध जो सदस्य थे वो चुने गए थे और ये पहली बार 12 साल के बाद स्थिति बनी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज का जो चुनाव है ये आने वाले बिहार का जो भविष्य है वो तय करने वाला है। नेक्स्ट जेन पॉलिटिक्स की शुरुआत होने वाली है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि बिहार के पटना के बांकीपुर के विधायक हैं वो जीत करके राज्यसभा जाने वाले हैं। दूसरी तरफ बिहार के सीएम जो लगभग 20-21 सालों तक बिहार में मुख्यमंत्री के पद पर रहे वो भी जीत करके राज्यसभा जाने वाले हैं। ऐसे में जो नेक्स्ट जेन पॉलिटिक्स है वो बिहार में भी शुरू होगी और निश्चित रूप से बीजेपी को भी एक युवा ओजस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने वाला है, जो कि मिल चुका है और वो उच्च सदन में पहुंच जाएगा। तो इस लिहाज से भी ये बेहद महत्वपूर्ण है। बिहार में 5 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसमें 4 सीट पर क्लीन स्वीप एनडीए की जीत तय है, क्योंकि एनडीए के पास 202 विधायक हैं। ऐसे में 41 मत चाहिए एक कैंडिडेट को जीतने के लिए, तो 4 कंप्लीट जीतते हुए दिख रहे हैं, जबकि 5वें पे पेच फंस रहा है और यही कारण है कि राजद ने अपना एक उम्मीदवार मैदान में उतारा है। बड़ी बात यह है कि एनडीए को 5 जी, जबकि राजद के पास जो कुल वोट है वो 35 है और उसको जीतने के लिए 6 वोट चाहिए। ऐसे में मुकाबला बेहद दिलचस्प है, क्योंकि चाहे एनडीए की बात हो चाहे महागठबंधन की बात हो, दोनों ही जो पार्टियां हैं
वो अपने पांचवें कैंडिडेट के लिए यानी पांचवी सीट के लिए क्रॉस वोटिंग पे निर्भर हो गई हैं और यही कारण है कि तेजस्वी यादव को हार का डर सता रहा है। और कल उन्होंने अपने सारे विधायकों को एक निजी होटल में शिफ्ट कर दिया कल शाम में, लेकिन जो सूत्रों से खबर मिल रही है उसके अनुसार कुछ ऐसे विधायक भी हैं जो अभी तक उनके कांटेक्ट में नहीं है। ऐसे में समझा जा रहा है कि कुछ बड़ा खेल बिहार में हो सकता है। बिल्कुल मधुरेश, ये जो 5वीं सीट है इस पर सभी की निगाहें भी टिकी हुई है, क्योंकि ओवैसी की जो पार्टी है वो भी कहीं ना कहीं गेम बिगाड़ती हुई कांग्रेस का नजर आ सकती है। इसके साथ साथ नई दिल्ली से हमारे संवाददाता अनुज यादव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, आज के अगर हम संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई की बात करें तो कई सारे महत्वपूर्ण विधायी कामकाज आज सूचीबद्ध किए गए हैं। संसद के दोनों सदनों में ही कार्यसूची के हिसाब से देखें तो काफी कामकाज होना है, लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा एक ही सवाल है कि विपक्ष लगातार हंगामा, चाहे प्रश्नकाल की बात करें, शून्यकाल की बात करें या कोई महत्वपूर्ण बिल है, उसमें विपक्ष लगातार एलपीजी के मुद्दे को लेकर हंगामा करता रहा है। हम पिछले शुक्रवार की बात करें तो हम जानते हैं कि शुक्रवार का दिन जो है निजी विधेयकों का होता है, सांसद अपने अपने विधेयक लेकर आते हैं, लेकिन सदन की कार्रवाई को उस दिन भी कई बार स्थगित करना पड़ा था। हम जानते हैं कि देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए बजट सत्र काफी महत्वपूर्ण होता है, ये दूसरा चरण है। ऐसे में आज लोकसभा की बात करें तो प्रश्नकाल से शुरुआत होगी और प्रश्नकाल के अंदर हम जानते हैं कि जो अलग अलग राज्यों से सांसद हैं अपने अपने अलग अलग मंत्रालयों के, वो सरकार से सवाल पूछते हैं। दूसरे शून्यकाल की बात करें तो उसमें भी सांसदों को मौका मिलता है और खासतौर से जो नए सांसद हैं पहली बार चुनकर आते हैं उनके लिए काफी महत्वपूर्ण दिन होता है, महत्वपूर्ण समय होता है प्रश्नकाल और शून्यकाल का। लेकिन हम जानते हैं कि जब से ये सत्र, बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हुआ है, पूरा सत्र अगर हम देखें तो हंगामे की भेंट लगातार चढ़ता रहा है। आज देखने वाली बात होगी, अनुपूरक मांगे हैं कृषि मंत्रालय और रेल मंत्रालय से जुड़ी हुई, उन पर चर्चा होनी है। राज्यसभा के अंदर जो विनियोग बिल है उसको आज राज्यसभा में लाया जाएगा क्योंकि वो लोकसभा से पहले ही पारित हो चुका है। महत्वपूर्ण कार्य होना है, लेकिन विपक्ष की भूमिका अभी तक इसमें खासतौर से कुछ भी नजर ऐसी नहीं आती जिसमें कहा जा सकता है कि बजट सत्र में विपक्ष की भूमिका रही है। और हम जानते हैं कुछ दिन पहले तो अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ ही विपक्ष लेकर आया था, और किस मुद्दे को लेकर आया था कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता। एक तरफ तो वो कहते हैं उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता, और जब बात होती है चर्चा की सदन में तो वो हंगामा करते हैं, वॉकआउट करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े। साथ ही मधुरेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर का, जो है ओडिशा से, जहां बीते कल मयूरभंज जिले में आए भीषण तूफान में 2 लोगों की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 200 से अधिक घर क्षतिग्रस्त भी हो गए हैं और जिले के बाहर गांव में कई पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ चुके हैं। करंजिया ब्लॉक के किया और खंखड़ा गांव पर सबसे अधिक असर पड़ा है। तूफान इतना तेज था, इतना भयावह था कि एक ऑटो रिक्शा और स्कूटर उड़कर पास के जलाशय में जा गिरे। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा कर दी है। वहीं मौसम विभाग ने आज मयूरभंज जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। और वहीं जिले में गरज के साथ बारिश और ओलावृष्टि की आशंका है। ओडिशा के सुंदरगढ़, क्योंझर, बालासोर और भद्रक जिलों के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। और वहीं मौसम विभाग ने आज बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी क्षेत्र, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। विभाग ने अगले 2 दिन तक अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज वर्षा का भी अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में बिजली और तेज हवाओं की आशंका व्यक्त की है। और वहीं उत्तर भारत में मौसम ने अचानक करवट ली है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में अचानक बारिश और हल्की ओलावृष्टि के बाद मौसम ठंडा हो चुका है। बारिश के कारण शिमला में कुछ पर्यटक मौसम का आनंद लेते हुए नजर आए, तो वहीं कुछ पर्यटकों के लिए मौसम अत्यधिक ठंडा था। और इसी बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने शिमला, कुल्लू और मंडी जिलों के लिए आंधी तूफान, बिजली गिरने और तेज हवाओं के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। विभाग ने 21 मार्च तक हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और हिमपात की संभावना जताई है और इसके साथ ही 17 मार्च की रात से पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर पश्चिमी भारत में प्रभाव डालने का भी अनुमान है।
तो जहां एक तरफ मौसम ठंडा हो गया, वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में रविवार दोपहर बाद मौसम ने करवट ली और ऊंचाई वाले इलाकों में हुई तेज बर्फबारी की वजह से प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जलोड़ी दर्रे में करीब 40 सैलानी फंस गए। सूचना मिलते ही बंजार पुलिस ने टीम तुरंत मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान चलाकर सभी सैलानियों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया। बर्फबारी के चलते ऊंचे क्षेत्रों की सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है, जिससे वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई स्थानों पर वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित रही। पुलिस और प्रशासन की तत्परता से किसी तरह का बड़ा हादसा होने से टल गया। और इस बीच जिला प्रशासन ने सैलानियों और साथ साथ स्थानीय लोगों से अपील भी की है कि खराब मौसम के दौरान ऊंचे पर्यटन स्थलों की ओर जाने से बचें। प्रशासन का कहना है कि एहतियात बरत कर ही जान माल के नुकसान से बचा जा सकता है। और नया सवेरा में खबरों का सिलसिला लगातार जारी, लेकिन इसी बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स एक। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस आज पश्चिम एशिया से आने और जाने के लिए 48 निर्धारित और गैर निर्धारित उड़ानें संचालित करेंगी। दोनों विमानन कंपनी भारतीय शहरों और जेद्दा के बीच कुल 10 उड़ानों सहित जेद्दा और मस्कट के लिए अपनी निर्धारित उड़ानें संचालित करेंगी। और वहीं इसको लेकर एयर इंडिया की तरफ से कहा गया है कि वो दिल्ली और मुंबई से एक वापसी उड़ान भी संचालित करेगी, जबकि एयर इंडिया एक्सप्रेस बेंगलुरु, कोझिकोड और मंगलुरु से एक उड़ान संचालित करेगी। तो वहीं एयर इंडिया एक्सप्रेस मस्कट के लिए 12 निर्धारित उड़ानें संचालित करेगी, जिनमें दिल्ली, कन्नूर, मुंबई और तिरुवनंतपुरम से एक उड़ान और कोच्चि से 2 उड़ानें शामिल हैं। ईरान और इजरायल अमेरिकी संघर्ष का आज 17वां दिन है, लेकिन फिलहाल शांति के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो सहयोगियों और चीन को चेतावनी भी दे डाली है। राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया और ब्रिटेन सहित कई देशों से कहा है कि वो होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले तेल टैंकरों की सुरक्षा के लिए अपने जहाज भेजे। एक अमेरिकी अखबार से बात करते हुए ट्रंप ने चेतावनी भी दी कि उनके इस अनुरोध पर कोई प्रतिक्रिया न देना या नकारात्मक जवाब देना नाटो के भविष्य के लिए बहुत ही बुरा साबित होगा। और इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को यह भी धमकी दी कि अगर बीजिंग होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने में सहायता नहीं करता है तो वो इस महीने के अंत में चीनी नेता शी जिनपिंग के साथ होने वाले अपने नियोजित शिखर सम्मेलन को टाल देंगे। तो वहीं इजरायली सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल एफी डेफ्रिन ने कहा है कि इजराइल, ईरान और लेबनान दोनों जगहों पर तब तक कार्रवाई जारी रखेगा जब तक वो अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर लेता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हर दिन और भी नए लक्ष्य तय किए जा रहे हैं। डेफ्रिन के अनुसार इजरायली सेना का मकसद सरकारों को गिराना नहीं है, बल्कि ईरान के लोगों के लिए ऐसी स्थितियां बनाना है जिससे वो अपने देश को वापस पा सके। हालांकि ईरान लगातार दावा कर रहा है कि वो स्थिर और मजबूत बना हुआ है और अपनी रक्षा करने के लिए तैयार है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को भी खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है। तो पश्चिम एशिया में तनाव इस समय लगातार बरकरार है और ऐसे में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात कर मध्य पूर्व की मौजूदा स्थिति और होर्मुज स्ट्रेट बंद होने से वैश्विक समुद्री व्यापार पर पड़ रहे असर पर चर्चा की। इस बातचीत में स्टारमर ने कहा कि इस अहम समुद्री मार्ग को जल्द से जल्द खोला जाना बहुत जरूरी है ताकि जहाजों की आवाजाही सामान्य
हो सके और दुनिया भर में बढ़ती लागत को कम किया जा सके। उधर हॉर्मुज स्ट्रेट के प्रभावी रूप से बंद होने से वैश्विक ऊर्जा बाजार और अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ता जा रहा है और यह असर बढ़ता जा रहा है। वहीं पश्चिम एशिया तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब यूएस बेंचमार्क वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट 0.01% बढ़कर $98.72 प्रति बैरल पर पहुंच गया है, जबकि तेल के लिए अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट की कीमत 0.6% बढ़कर $103.76 प्रति बैरल हो गई है। इसके साथ ही 28 फरवरी के बाद से खाड़ी देशों द्वारा उत्पादन में कटौती करने और तेल टैंकरों के हॉर्मुज जल डमरू मध्य में फंसे होने के कारण तेल की कीमतों में 40 से 50% की वृद्धि हुई है। आपको बता दें कि हॉर्मुज स्ट्रेट से आमतौर पर वैश्विक तेल और गैस निर्यात का 20% हिस्सा गुजरता है और वो प्रभावी रूप से बंद पड़ा है, जिससे ऊर्जा आपूर्ति काफी बाधित भी होती हुई नजर आ रही है। तो पश्चिम एशिया में जो संघर्ष है उसकी वजह से ये कीमतें इस समय बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और इसका असर हर एक देश पर भी पड़ रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी चंद्रशेखर जोशी इस समय जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। चंद्रशेखर जोशी, जिस तरीके से पश्चिम एशिया की जब हम बात कर रहे हैं तो फिलहाल तो तनाव होता कम नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार धमकी पर धमकी और चेतावनियां देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तनाव बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा है और अभी इस वक्त के जो ताजा हालात की हम बात करें तो इजराइल और अमेरिका ने ईरान के विभिन्न शहरों पर हमले किए हैं, वहीं ईरान भी रिटेलिएटरी अटैक कर रहा है। साथ ही साथ इजराइल वहां लेबनान पे हमले कर रहा है, लेबनान से हिजबुल्लाह भी इजराइल के ऊपर रॉकेट दाग रहा है। हालांकि जो ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमले हैं या हिजबुल्लाह के रॉकेट हैं, इसमें से अधिकतर को इंटरसेप्ट कर लिया जा रहा है, लेकिन जिसको इंटरसेप्ट नहीं किया जा रहा है उसका कुछ नुकसान भी देखा जा रहा है। इजराइल में कई जगहों पे डेब्रिज गिरने से और कुछ जगहों पे जो इंटरसेप्ट नहीं हो पाए हैं मिसाइल्स, उसका नुकसान भी देखा जा रहा है। दूसरा, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एक फ्यूल टैंक में आग लग गई वहां पर ड्रोन हमले के कारण, जिसके बाद दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद किया गया है। तो हालात जस के तस बने हुए हैं और इस सबके बीच प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि ईरान को काफी कमजोर कर दिया गया है और उन्होंने ये भी दावा किया कि ईरान डील करना चाहता है, लेकिन वो वैसी डील नहीं है जैसी वो चाहते हैं। लेकिन इसको खारिज किया है ईरान के विदेश मंत्री ने। उनका कहना है कि वो कोई डील नहीं करना चाहते हैं। और दूसरा, नाटो देशों के साथ कहीं ना कहीं अब तनातनी अमेरिका की बढ़ रही है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते थे कि नाटो के देश आए और होर्मुज में उनकी नेवी वहां पर आए, चीन की नेवी वहां पर आए, तो कहीं ना कहीं उनके साथ तनातनी बढ़ रही है, चीन के साथ तनातनी बढ़ रही है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप का ये कहना है कि अगर चीन अपनी नेवी नहीं भेजता है तो चीन की जो उनकी यात्रा है उसको टाल सकते हैं। नाटो देशों को वो खरी खोटी सुना रहे हैं। और इस सब के बीच ईरान का कहना है कि जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है वो केवल जो अमेरिका, इजराइल और उनके सहयोगी हैं, यानी कि जो ईरान के दुश्मन हैं, उनके लिए खुला हुआ है और उनके लिए बंद है, अन्य के लिए ये खुला हुआ है। तो ये हालात बड़े डिप्लोमेटिकली और वॉर फ्रंट पे बड़े अजीब से हालात अब पैदा हो रहे हैं और कहीं से भी कोई इसके खत्म होने का, युद्ध के खत्म होने का या कोई बातचीत का रास्ता बिल्कुल चंद्रशेखर, हम देख रहे हैं कि जिस तरह के हालात हैं, क्योंकि ट्रंप अपनी तरफ से अपने बयान दे रहे हैं, ईरान की तरफ से भी बयान लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है ऊर्जा क्षेत्र। जिस समंदर के रास्ते तेल का आयात होता है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। अगर हम अन्यत्र बंदरगाहों की बात करें तो क्या कोई और इसका ऑप्शन हो सकता है अगर जल डमरू मध्य जो है हॉर्मुज स्ट्रेट जो है वो प्रभावित होता है तो? देखिए, इसका ऑप्शन, क्योंकि अगर हम हॉर्मुज स्ट्रेट की बात करें तो इस इलाके के जितने भी देश हैं इनका सब तेल जो ये एक्सपोर्ट करते हैं ये हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते ही जाता है, तो काफी इसका फर्क पड़ा है, ये आप समझ लीजिए। लेकिन अगर इसके ऑप्शंस की हम बात करें, कुछ जैसे कुछ खाड़ी के देश हैं जहां से टर्की को पाइपलाइन है, तेल की पाइपलाइन, उस पाइपलाइन से वो तेल भेजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत कम है। दूसरा, सऊदी अरब ने अपना जो डायरेक्शन है, अभी तक जिस डायरेक्शन से वो हॉर्मुज से भेजता था, लेकिन वो अब रेड सी की ओर जो उनका पोर्ट है वहां से वो तेल को एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहां पर हाउथी जो विद्रोही हैं उनका डर है। तो ये विकल्प तो मौजूद हैं, लेकिन ये विकल्पों से जो पूरा जितना क्रूड ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलता था उसका बहुत छोटा सा हिस्सा इन विकल्पों से निकल सकता है। इसलिए बहुत बड़ा असर पड़ेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जिस तरह के हालात बने हुए हैं।
हालांकि ईरान कह रहा है कि जो उनके दुश्मन देश हैं उनके लिए ये बंद है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बाकी लोगों के लिए खुला हुआ है। लेकिन तब भी आप देखें तो यूरोप के देश हैं, अमेरिका की हम बात करें और दूसरे अन्य देश हैं, जी तो काफी इसका असर तो दिखाई दे रहा है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर जोशी, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और चलिए आगे बढ़ते हैं नया सवेरा में और अब बात करते हैं समाचार पत्रों में छपी प्रमुख और दिलचस्प खबरों की प्रेस रिपोर्ट में। तो संध्या, क्या है आज की पहली और प्रमुख खबर? बिल्कुल कृतिका, पहली खबर हम अपने दर्शकों के लिए लाए हैं कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई। जी हाँ, हम जिस तरह से देख रहे हैं कि लगातार सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए और किस तरह से वो प्रौद्योगिकी के माध्यम से जुड़ करके उन्नति के द्वार खोल रहे हैं। सरकार पूरी तरह से मदद कर रही है, वहीं प्रोत्साहन भी मिल रहा है। उसी से जुड़ी हुई खबर है, बीज तैयार करने की जिद ने रघुपत सिंह को किस तरह से कृषि पंडित बना दिया। जी हाँ, खेत को ही बना दिया था प्रयोगशाला उन्होंने और ताउम्र खेती में प्रयोग के लिए उनके मरणोपरांत पद्मश्री सम्मान देने की घोषणा हुई है। तो हम ये बात कर रहे हैं मुरादाबाद से, ये खबर है, जब किसान प्रत्येक फसल के लिए नए बीज खरीदने को मजबूर थे, ऐसे समय में मुरादाबाद जिले में समाथल गांव के रघुपत सिंह ने व्यवस्था से अलग होकर के एक रास्ता चुना और ये जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं खेती को उन्नत करता हुआ नजर आया। सीमित जमीन, तंगी और लगातार नुकसान से उन्हें समझ में आ गया कि बीज बचेंगे तो ही खेती बच पाएगी और ऐसे में उन्होंने अपने खेतों को प्रयोगशाला बनाया और कृषि क्रांति के बीज को रोपित किया और यही वजह है कि उन्हें पद्मश्री सम्मान देने की भी घोषणा की गई। तो ये थी प्रमुख खबर कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई और इसी के साथ जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है आम लोगों से जुड़ी हुई और खासतौर पर मेट्रो से जुड़ी। दरअसल साल 2025 में मेट्रो ने एक अनोखा राइडरशिप का रिकॉर्ड बनाया है। आपको बता दें कि 235.80 करोड़ राइडरशिप का ये रिकॉर्ड मेट्रो की तरफ से बनाया गया है 2025 में, जो कि पिछले साल की राइडरशिप की तुलना में अगर हम देखें तो 12 करोड़ ज्यादा है, क्योंकि दिल्ली मेट्रो नेटवर्क में भी लगातार इजाफा हो रहा है। और पिछले रविवार की अगर हम बात करें 8 मार्च को, यानी कि तो 8 मार्च को पिंक लाइन और मेजेंटा लाइन पर एक एक नए सेक्शन की शुरुआत से मेट्रो नेटवर्क का विस्तार जो है वो और दिन पर दिन लगातार मजबूत भी हो रहा है। और डीएमआरसी के अनुसार भारत में अब 26 शहरों में कुल 1143 किलोमीटर से अधिक लंबा मेट्रो नेटवर्क जो है वो इस समय संचालित है और जिससे रोजाना करीब 1.15 करोड़ यात्राएं की जाती हैं, जिनमें से 55% की अगर हम बात करें तो वो यात्राएं अकेले दिल्ली में ही की जाती हैं। तो आप भी जब मेट्रो में यात्रा करते होंगे तो आप देखते होंगे कि काफी संख्या में लोग मेट्रो का सहारा ले रहे हैं और मेट्रो का सहारा लेने से आपके समय की भी बचत होती है, पैसे की भी बचत होती है और साथ ही जो हमारा ईंधन है या यूं कहें कि पेट्रोल है उसकी भी बचत होती हुई नजर आती है, पॉल्यूशन में भी कमी होती नजर आती है। तो कितना फायदा है इस मेट्रो का और इसी वजह से मेट्रो लगातार रिकॉर्ड भी बनाता जा रहा है। और जब बात मेट्रो की हो रही है तो रेलवे की भी बात कर लेते हैं। आपको बता दें कि स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर जो भीड़ होती है ना, उसका गणित अब एआई सुलझाएगा। जी हाँ, उस गणित को कैसे आप सुलझा सकते हैं उसमें मदद करते हुए नजर आएगा एआई। आपको बता दें कि राजधानी के सबसे प्रमुख रेलवे स्टेशन नई दिल्ली पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे दूरसंचार विभाग की मदद से डिजिटल ट्विन तकनीक का इस्तेमाल करने वाला है और इस तकनीक के माध्यम से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आने और जाने वाली जो भीड़ होती है उसका पूरी तरीके से अध्ययन किया जाएगा और उसके अनुसार भविष्य में आगमन और प्रस्थान को लेकर योजना भी तैयार की जाएगी। तो एआई किस तरह से सहायक भूमिका निभा रहा है, ये खबर साफ तौर पर दर्शा रही है कि कैसे भीड़ को नियंत्रण किया जा सकता है और कैसे यात्रियों की यात्रा को सुलभ बनाया जा सकता है। तो बिल्कुल ये तो बात रही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, लेकिन इसके साथ ही बात कर लेते हैं भारत की सीमा की भी। जी हाँ, जहां आपको बता दें कि नेपाल सीमा से जो सटे हुए गांव हैं, जिन्हें हम अभी तक अंतिम गांव के तौर पर कहते हैं, अब वो गांव अंतिम नहीं बल्कि प्रथम गांव कहलाएंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, बलरामपुर और महाराजगंज समेत 7 सीमावर्ती जिलों के जो गाँव हैं उन गाँवों को वाइब्रेंट विलेज के रूप में चयन किया गया है उनको और कार्यशाला में इसकी पूरी विकास की जो रूपरेखा है वो भी तैयार की गई है। और जो विकास की दौड़ में काफी पिछड़े हैं, लेकिन अब वाइब्रेंट विलेज के रूप में जब इनका चयन हुआ है तो इन गांवों में विकास भी होगा और आगे आने वाले समय में ये सीधे तौर पर देश के पहले गांव भी, प्रथम विलेज कहलाते हुए भी नजर आएंगे। तो ये भी एक अच्छी खबर के तौर पर इस योजना को देखा जा रहा है। तो ये थी आज की प्रमुख तमाम खबरें जिन्हें समाचार पत्रों में प्रमुख तौर पर प्रकाशित किया गया है। और अब आगे बढ़ते हैं नए सवेरा में और अब समय है एक दिन एक उत्सव का।
तो आज एक दिन एक उत्सव में हम आपको एक खास व्रत के बारे में बताएंगे जो भगवान शिव के भक्तों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है और आज दिन भी सोमवार का ही है। ये व्रत है सोम प्रदोष व्रत, जिसमें प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व होता है। और इस व्रत से जुड़ी हुई तमाम मान्यताएं हैं और इसकी महिमा के बारे में जानने के लिए आपको ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सोम प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित एक अत्यंत पावन और शुभ अवसर है, जिसे विशेष श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। ये व्रत खासतौर पर प्रदोष काल में रखा जाता है, जब दिन और रात का मिलन होता है। मान्यता के अनुसार इस दिन देवता और ऋषि सभी कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। ये वो समय है जब शिव की आराधना से मिलने वाली आशीर्वाद की शक्ति और भी बढ़ जाती है। सोम प्रदोष व्रत का पालन विशेष श्रद्धा और विधि पूर्वक किया जाता है। इस दिन व्रती सुबह स्नान के बाद भगवान शिव का ध्यान करते हैं और प्रदोष व्रत का संकल्प लेते हैं। ये एक ऐसा समय होता है जब व्यक्ति अपने पवित्र विचारों के साथ भगवान शिव से आशीर्वाद की कामना करता है। प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इस समय पूजा करते हुए सबसे पहले शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक किया जाता है, जिससे शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। गंगा जल का ये पवित्र स्नान शिवलिंग को शुद्ध करता है और भक्तों को दिव्य आशीर्वाद देता है। इसके बाद पूजा में दही, शक्कर, दूध और शहद से भी अभिषेक किया जाता है। पूजा में बेलपत्र, धतूरा, फल और फूल अर्पित किए जाते हैं, जो भगवान शिव को प्रिय हैं। सोम प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा से न केवल समृद्धि और शांति मिलती है, बल्कि ये समस्त संकटों से मुक्ति का भी एक शक्तिशाली माध्यम है। मान्यता है कि इस विशेष दिन की पूजा से जीवन में समृद्धि का वास होता है और हर कठिनाई का समाधान मिल जाता है। शिव की असीम कृपा से व्यक्ति को सुख, शांति और सफलता की प्राप्ति होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये थी बात एक दिन एक उत्सव की, और अब आगे बढ़ते हैं नया सवेरा में और देखते दुनिया भर की कुछ खास और अहम खबरें अराउंड द वर्ल्ड में। इजरायली सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल एफी डैफरिन ने कहा है कि इजराइल, ईरान और लेबनान में तब तक सैन्य कार्रवाई जारी रखेगा जब तक उसके अभियान के लक्ष्य पूरे नहीं हो जाते। मध्य गाजा पट्टी के जावेदा कस्बे में इजरायली हवाई हमले में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सहित 8 अन्य अधिकारियों की मौत हो गई। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ड्रोन क्रैश होने से एक ईंधन टैंक को नुकसान हुआ है और दुबई सिविल डिफेंस टीमें अब आग पर काबू पाने के लिए काम कर रही है। अब तक किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से क्षेत्रीय देशों पर ईरान के हमलों को तुरंत रोकने का आग्रह किया है। और आइए नया सवेरा में बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं हमारे खास सेगमेंट मनी मंत्रा की। जी हाँ, मनी मंत्रा में आज हम आपको बताने वाले हैं फ्लैक्सी कैप फंड के बारे में। फ्लैक्सी कैप फंड एक प्रकार की इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है और इसके तहत लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों में निवेश किया जाता है। जी हाँ, आपको बता दें कि फंड मैनेजर पूरी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ निवेश करता है और इसमें बाजार की स्थिति के अनुसार ही निवेश का अनुपात बदला भी जा सकता है। कम से कम 65% पैसा इक्विटी में निवेश करना जरूरी होता है। फ्लेक्सी कैप फंड लंबी अवधि के निवेश के लिए काफी बेहतर भी माना जाता है और साथ ही इसमें डाइवर्सिफिकेशन की वजह से जोखिम कुछ हद तक भी कम होता है। और इसमें रिटर्न शेयर की बात की जाए तो शेयर मार्केट के प्रदर्शन पर यह निर्भर करता है। एसआईपी या फिर एक मुश्त यानी कि लमसम अमाउंट, दोनों तरीके से इसमें आप निवेश कर सकते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन की वजह से इसमें कम जोखिम होता है। फ्लैक्सी कैप फंड में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो खास तौर पर इन प्रमुख बातों को जान लीजिए। और नया सवेरा में खबरों का सिलसिला लगातार जारी। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो
तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नया सवेरा में। बढ़ते आगे और खेती किसानी के क्षेत्र में आज क्या कुछ है खास, चलते हैं कृषि जगत में। तो हरियाणा सरकार रबी सीजन 2026-27 के तहत गेहूं की सरकारी खरीद 1 अप्रैल से शुरू करने वाली है। किसानों को अपनी फसल बेचने में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए राज्य में कुल 416 मंडियां और खरीद केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर अलग अलग सरकारी एजेंसियां मिलकर गेहूं की खरीद करेगी। बिल्कुल, और इनमें खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, हेफेड, हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन और भारतीय खाद्य निगम इसमें शामिल है। राज्य सरकार ने इस बार खरीद प्रक्रिया को और बेहतर बनाने के लिए ई खरीद पोर्टल को भी अपग्रेड किया है और इस नए सिस्टम में कई आधुनिक सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं, जिससे खरीद प्रक्रिया पहले से ज्यादा पारदर्शी और बेहतर होगी। सरकार ने मंडियों और खरीद केंद्रों को जियो फेंसिंग तकनीक से भी जोड़ा है और इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि खरीद प्रक्रिया से जुड़े सभी जरूरी चरण केवल मंडी या फिर खरीद केंद्र के परिसर के भीतर ही पूरे किए जा सकते हैं। इससे व्यवस्था अधिक पारदर्शी होगी और किसी भी तरह की गड़बड़ी की संभावना बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये तो बात रही हरियाणा की, और अब बात करते हैं रांची की, जहां रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित 3 दिवसीय एग्रोटेक कृषि मेला 2026 का आज आखिरी दिन है और इस मेले में कृषि से जुड़ी हुई आधुनिक तकनीकों और नवाचारों को प्रदर्शित करने के लिए 120 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए हैं। किसानों को कृषि उपकरणों, उद्यानिकी, मिलेट की आधुनिक खेती और नई कृषि तकनीकों की विस्तृत जानकारी यहां पर दी जा रही है। इसके साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन के दौर में टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए कई तकनीकी सत्र भी आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें विशेषज्ञ किसानों को उन्नत खेती के तरीकों के बारे में मार्गदर्शन दे रहे हैं। मेले में झारखंड के किसानों और कृषि वैज्ञानिकों से रांची को देश की मिलेट राजधानी बनाने की अपील भी की गई है। और वहीं कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बताया कि राज्य सरकार ने मडुआ क्रांति योजना शुरू की है और इसके तहत मडुआ यानी फिंगर मिलेट की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 3000 रुपए का प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। और चलिए अब देख लेते हैं खबरें खेल जगत से स्पोर्ट्स ट्रैक में। भारत ने विश्व मुक्केबाजी फ्यूचर्स कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 1 स्वर्ण समेत कुल 5 पदक अपने नाम किए। चंद्रिका पुजारी ने महिलाओं के 51 किलोग्राम फाइनल में स्वर्ण पदक हासिल किया, तो वहीं 3 भारतीय मुक्केबाजों गुंजन, जॉय श्रीदेवी और अंबेकर मितेई को फाइनल में हार का सामना करना पड़ा और उन्होंने रजत पदक हासिल किया। भारत की लंबी दूरी के स्टार धावक गुलवीर सिंह ने अपने करियर में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए प्रतिष्ठित न्यूयॉर्क सिटी हाफ मैराथन में 3रा स्थान हासिल कर लिया है। वहीं उन्होंने हाफ मैराथन का पुरुषों का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। गुलवीर सिंह ने 59 मिनट 42 सेकंड में दौड़ पूरी कर ली। यानिक सिनर हार्ड कोर्ट ट्रॉफी का सेट पूरा करने वाले सबसे युवा पुरुष टेनिस खिलाड़ी बन चुके हैं। सिनर ने डेनिल मेदवेदेव को मात देकर इंडियन वेल्स का खिताब जीता। दुनिया के नंबर 2 खिलाड़ी सिनर ने मेदवेदेव को 7-6, 7-6 से मात दी। ये सिनर का इस साल का पहला और कुल मिलाकर 25वां खिताब है। अब सिनर हार्ड कोर्ट पर दोनों ग्रैंड स्लैम, 6 मास्टर्स, 1000 खिताब और ATP फाइनल्स जीत चुके हैं। सिनर से पहले सिर्फ रोजर फेडरर और नोवाक जोकोविच ही ये उपलब्धि हासिल कर सके हैं। और अरीना सबालेंका ने इंडियन वेल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल मुकाबले में सबालेंका ने रायबाकिना को 3-6, 6-3, 7-6 से मात दी और इसके साथ ही सबालेंका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में मिली हार का बदला भी पूरा कर लिया।
और नया सफर में बढ़ते आगे, जहां भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में एक बड़ा कदम है और करीब 2 दशक तक चली इस लंबी बातचीत के बाद इस समझौते पर सहमति बनी है और इसे भारत के लिए सबसे बड़े और रणनीतिक व्यापार समझौते में से एक माना जा रहा है। इससे यूरोपीय बाजारों के लिए न सिर्फ भारतीय वस्तुओं के निर्यात सुलभ होगा, बल्कि भारत में यूरोपीय संघ से आने वाली वस्तुओं और सेवाओं का शुल्क भी सस्ता होगा। भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता दुनिया की 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को और मजबूत आर्थिक साझेदारी में जोड़ने वाला एक अहम समझौता है। 27 सदस्यीय यूरोपीय संघ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। दोनों का संयुक्त बाजार करीब $24 ट्रिलियन यानी लगभग 2091 लाख करोड़ रुपए का है। यूरोपीय संघ और भारत की आबादी की बात करें तो ये कुल मिलाकर करीब 2 अरब है। ऐसे में इस समझौते से व्यापार और निवेश के बड़े अवसर खुलने की उम्मीद है। समझौते के तहत यूरोपीय संघ द्वारा अपनी 97% टैरिफ लाइनों को उपलब्ध करवाई जाएगी, जो मूल्य के आधार पर भारत के 99.5% निर्यात को कवर करता है। भारत के निर्यात के तहत 70.4% टैरिफ लाइनों, जिसमें कपड़ा, चमड़ा और जूते, चाय, कॉफी, मसाले, खेल के सामान, खिलौने, रत्न और आभूषण और कुछ समुद्री उत्पाद जैसे महत्वपूर्ण श्रम प्रधान क्षेत्र शामिल हैं, उन पर से शुल्क तत्काल हटा दिया जाएगा। यूरोपीय संघ के बाजारों में रोजगार सृजन वाले भारतीय वस्तुओं पर 4 से 26% तक आयात शुल्क लगते थे, जिनका कुल निर्यात मूल्य करीब $33 अरब के बराबर था। लेकिन FTA लागू होने के बाद ये शुल्क शून्य हो जाएंगे। इससे रोजगार सृजन में बढ़ोतरी होगी। चलिए नया सवेरा में अब बढ़ते हैं आगे और आपको बता देते हैं मौसम का हाल। बताते हैं अधिकतम और न्यूनतम तापमान ग्राफिक के जरिए।
और इसी के साथ अब नया सवेरा में वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आपको दिखाते हैं कुछ खास और अहम तस्वीरें। इस बार की आज की खास तस्वीरें कहाँ की हैं संध्या? बिल्कुल कृतिका, आज की खास तस्वीरें हम साफ तौर पर लेकर के आए अपने दर्शकों के लिए ठंडे और बर्फीले वातावरण में रहने वाली पेंगुइन की। और अंटार्कटिका के बर्फीले महाद्वीप में रहने वाले ये जीव अपने छोटे छोटे पैरों और समतल पंखों के साथ समुद्र में तैरने में माहिर होते हैं। तो आप लीजिए इन खूबसूरत तस्वीरों का आनंद। मुझे, मेरी सहयोगी कृतिका और हमारी नया सवेरा की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे